हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रूफ ट्रसेस का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टील रूफ ट्रसेस के सारे टेक्निकल टर्म्स, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वन लाइनर्स हमने अपने उस प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दिए थे। उस लेक्चर को अगर आपने मिस कर दिया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते स्टील रूफ ट्रसेस बाय आकाश लड्डा। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो वीडियो के अंदर मैंने सारे टेक्निकल टर्म्स बता दिए थे। वो वीडियो को देखने के बाद में आपको आज का वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको पहले देख लेना। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं रूफ ट्रसेस का सेकंड पार्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लोड कैलकुलेशंस। स्टील रूफ ट्रसेस पे कौन से तरह के लोड एक्ट होते हैं और उन लोड को निकालने के स्टेप्स क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सब आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, और अगर अपने चैनल से आज आप लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि आपको सारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे सबसे पहले मिल सके। लोड कैलकुलेशन तो बच्चों नॉर्मली 5 तरह के लोड होते हैं जो कि स्ट्रक्चर पे एक्ट होते हैं या ट्रस पे एक्ट होते हैं। तो डिजाइन लोड जिसे बोलते हैं हम लोग, तो डिजाइन लोड कौन से टाइप के होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर पे एक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे 5 लोड है। सबसे पहला है डेड लोड, उसके बाद में है लाइव लोड। लाइव लोड को हम दूसरे भाषा में इंपोज लोड भी बोल सकते हैं। लाइव लोड को और में आप लोग इंपोज लोड भी बोल सकते हैं। बाद में आता है विंड लोड, बाद में आता है स्नो लोड, और एट द एंड आता है अर्थक्वेक लोड। ये 5 तरह के लोड है जो कोई भी स्ट्रक्चर पे एक्ट होते हैं। ठीक है, अब डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, ये सारे भी जो है, ये जो सारे भी लोड्स है, पांचों लोड्स जो है, इन सारे लोड्स के लिए एक आईएस कोड रिकमेंडेड है, जिनमें आपको इन सारे लोड्स के टेक्निकल डिटेल्स, उनके टेक्निकल टर्म्स, कुछ स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को उस आईएस कोड में मिल जाते हैं। तो इसका एक आईएस कोड का नाम है आईएस 875 1987। यह आईएस कोड स्पेशली है डिजाइन लोड के लिए। दिस आईएस कोड इज स्पेशली फॉर डिजाइन लोड, और इस एक आईएस कोड के आपको 5 पार्ट देखने को मिलते हैं। इस एक आईएस कोड के आप लोगों को गूगल पे 5 पार्ट की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 1 जो है वो डेड लोड के लिए है, पार्ट 2 लाइव लोड के लिए है, पार्ट 3 विंड लोड के लिए, पार्ट 4 स्नो लोड के लिए, और पार्ट 5 अर्थक्वेक लोड के लिए। और इसी के साथ साथ अर्थक्वेक लोड के लिए आप लोग एक सेपरेट आईएस कोड भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि अर्थक्वेक से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होती हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, जिनको आप लोग इस आईएस कोड से इस आईएस कोड के पार्ट 5 से ज्यादा ये जो आईएस कोड है अर्थक्वेक का आईएस 1893-2002, इस आईएस कोड के अंदर आप लोगों को अर्थक्वेक और डक्टाइल डिटेलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये आईएस कोड के नाम आप लोगों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे आईएस कोड के टाइटल्स आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के आईएस कोड हो गए। आज इनमें से हम डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, इन 3 लोड को किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि ये 3 लोड के ऊपर ज्यादातर आप लोगों को डिजाइन करना होता है, क्योंकि अर्थक्वेक लोड हर रीजन में आता नहीं है, स्नो लोड हर रीजन में आता नहीं है। तो जो 3 लोड हर रीजन में आएंगे, आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन करो, 3 लोड का आप लोगों को सामना करना ही होगा, और वो कौन से है, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। ठीक है, तो 3 लोड के बारे में आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप से, जिसका नाम है डेड लोड। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं डेड लोड से। तो डेड लोड किसे कहते हैं? डेड लोड मतलब क्या होता है? डेड लोड मतलब होता है एक स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट। डेड लोड का मीनिंग क्या होता है? डेड लोड का मीनिंग होता है सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो एक बिल्डिंग रहो, कॉलम रहो, बीम रहो, या फिर आपका ट्रस रहो, वो स्ट्रक्चर का खुद का वजन जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग डेड लोड। अब ये ट्रस के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ट्रस के बारे में। तो एक ट्रस का सेल्फ वेट हम किस तरह से निकालेंगे? तो ट्रस का सेल्फ वेट या ट्रस का डेड लोड निकालने का फॉर्मूला होता है L/3 + 5 × 10। L/3 + 5 × 10। इसके अंदर L मतलब क्या है? आपके ट्रस का स्पैन। जो भी आपका ट्रस रहेगा, वो ट्रस के जो 2 सपोर्ट है, उन 2 सपोर्ट के बीच में का डिस्टेंस उसे बोलते हैं तो स्पैन। ठीक है, L मतलब क्या है? आपके 2 सपोर्ट के बीच में का डिस्टेंस, मतलब स्पैन ऑफ ट्रस। ठीक है,
तो स्पैन ऑफ ट्रस आपको पता है तो आप डेड लोड का आराम से आंसर निकाल सकते हैं। और ये डेड लोड की जो रेंज है ये आपको नॉर्मली 100 टू 120 के बीच में कहीं ना कहीं मिलने वाली है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। डेड लोड जो होता है ट्रस का वो हमेशा 100 टू 150 न्यूटन पर सॉरी 150 न्यूटन पर 100 टू 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये उसकी रेंज है, स्टैंडर्ड रेंज है। ट्रस के डेड लोड के अंदर और भी कुछ लोड आते हैं, जैसे रूफ कवरिंग, ये तो सिर्फ ट्रस का वजन हो गया। उसके ऊपर से अपन रूफ शीट लगा रहे हैं तो रूफिंग शीट का लोड, उसमें अपन पर्लिन्स लगा रहे हैं तो पर्लिन्स का लोड, ब्रेसिंग्स का लोड, ये सारे एडिशनल लोड भी ट्रस के डेड लोड के अंदर आते हैं। मतलब आपको अगर ट्रस का डेड लोड निकालना है तो उसमें 4 तरह के लोड आएंगे। एक तो सेल्फ वेट ऑफ ट्रस जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था, असेंबल किया था, उसके बाद उस पर रूफिंग शीट लगाई तो लोड ड्यू टू रूफिंग का रूफ कवरिंग, तीसरा लोड ड्यू टू पर्लिन्स और चौथा लोड ड्यू टू साइड ब्रेसिंग्स। ये 4 तरह के लोड आप लोगों को ट्रस के डेड लोड के अंदर कैटेगराइज करने होंगे, ठीक है। तो ट्रस का डेड लोड मतलब कौन से आएंगे, एक तो सेल्फ वेट, दूसरा लोड ड्यू टू रूफ कवरिंग, तीसरा लोड ड्यू टू पर्लिन्स और चौथा लोड ड्यू टू ब्रेसिंग्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, 4 तरह के लोड ट्रस के डेड लोड के अंदर आते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, सेकंड है लाइव लोड। अब ट्रस का जो लाइव लोड होता है, लाइव मतलब क्या होता है, मूवेबल लोड, जो ऐसा लोड जिसे हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब कैसा है, लाइव लोड है, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ऐसे लोड को बोलते हैं हम लोग लाइव लोड। अब ट्रस का लाइव लोड किस तरह से निकालते हैं, तो ट्रस का लाइव लोड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रस का स्लोप क्या है, मतलब एंगल ऑफ रूफ क्या है। जैसा ये अपना ट्रस है तो ये अपने ट्रस का हो गया एंगल अल्फा, तो अपना ये अल्फा कितना है। ट्रस का लाइव लोड प्योरली डिपेंड है अल्फा के ऊपर। अगर आपका अल्फा 10 डिग्री से छोटा है, अगर आपका स्लोप ऑफ रूफ 10 डिग्री से छोटा है तो आपका लाइव लोड का आंसर होता है 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्टैंडर्ड है। अगर अपना अल्फा 10 डिग्री से छोटा है तो अपना लाइव लोड का आंसर स्टैंडर्ड है 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर अपना अल्फा 10 डिग्री से बड़ा है तो अपने को लाइव लोड निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है 750 माइनस अल्फा माइनस 10 इंटू 20। 750 माइनस अल्फा माइनस 10 इंटू 20। देख लो आप लोग, अल्फा अगर 10 से छोटा है तो यहाँ पे समझो सपोज अपना अल्फा 9 है तो 9 में से 10 माइनस करते आता नहीं, इसलिए पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब सिंपली आपके पास में क्या बचा, 750। अगर आपका अल्फा 10 से बड़ा है, मतलब ये 20 डिग्री है तो 20 माइनस 10 होता है, तो फिर ये फॉर्मूला आपको एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 10 डिग्री से जब बड़ा होता है अल्फा तो ही लाइव लोड का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, और अगर अल्फा 10 डिग्री से छोटा है तो लाइव लोड सिर्फ कितना होता है, 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखो, दिस वैल्यू इज प्योरली बेस्ड ऑन द स्लोप ऑफ रूफ, ये भी याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी एक बात ध्यान में रखो कि जो लाइव लोड का आंसर है वो हमेशा 400 से बड़ा होना चाहिए, कम से कम 400 होना चाहिए। दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो आप आंसर निकाल रहे हो ये आंसर 400 से बड़ा होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 400, शुड नॉट बी लेस देन 400, ये भी याद रखना। लाइव लोड का आंसर हमेशा 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। अगर आपका आंसर 400 से छोटा आ रहा तो आपको कम से कम 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रोवाइड करना ही होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं विंड लोड के बारे में। विंड लोड किस तरह से निकालना, विंड लोड कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है ट्रस के अंदर, बाकी ये दो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। विंड लोड निकालना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है हम लोगों को। तो विंड लोड किस तरह से निकालते हैं, विंड लोड बच्चों बेसिकली किन 2 चीजों पर डिपेंड होता है या फिर किन 3 चीजों पर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले विंड लोड डिपेंड होता है लोकेलिटी के ऊपर, आपने किस लोकेशन में आपका कंस्ट्रक्शन किया है वहां उस पर डिपेंड होगी। अगर आप एक क्राउडेड सिटी में आपका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वहां विंड इतना अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक सुनसान एरिया है, चिखलदरा जैसा हिली एरिया है, वहां पे आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो वहां पे विंड बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे आपके स्ट्रक्चर को। दूसरा, आपके स्ट्रक्चर का हाइट कितना है, अगर हाइट कम है तो विंड लोड इतना अफेक्ट नहीं करता है, विंड अपने स्ट्रक्चर के ऊपर से पास हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा हाइट है, जैसे चिमनी होती है, चिमनी की हाइट 30 मीटर 40 मीटर होती है तो वहां विंड बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो हाइट क्या है अपने स्ट्रक्चर का उस पर डिपेंड करता है विंड लोड। तीसरा फैक्टर आप बोलूं तो वो है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस, पास। प्रॉक्सिमिटी मतलब कि आपके स्ट्रक्चर के आजू बाजू में, आपके स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में कोई कंस्ट्रक्शन है क्या।
ये तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ आपका स्ट्रक्चर खड़ा है, आजू बाजू में कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर विंड आपके लिए स्ट्रक्चर पर अटैक करेगा। अगर ऐसी बात है कि आपका स्ट्रक्चर एक बीच में दबा हुआ है और आपके आजू बाजू में दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, तो आपका स्ट्रक्चर विंड से बच जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। तो देखो विंड लोड निकालते कैसे हैं आप लोग। विंड लोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले विंड लोड का बेसिक फॉर्मूला इस तरह से है, सीपीई प्लस माइनस सीपीआई इंटू पीडी इंटू स्लोपिंग एरिया। ये एक बेसिक फॉर्मूला है विंड लोड निकालने का। अब इसके अंदर जो भी आपको टर्म्स दिख रही है वो हर एक टर्म अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीपीई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, पीडी क्या होता है, ये हर एक टर्म अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग सबसे पहले लर्न कर लो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस माइनस सीपीआई इनटू पीडी इनटू स्लोपिंग एरिया। स्लोपिंग एरिया, ठीक है। स्लोपिंग मतलब आपके ट्रस का जो स्लोपिंग शीट है, ये जो आपकी ट्रस है इसका जो स्लोपिंग साइड है, ये इस स्लोपिंग साइड का आपको एरिया निकालना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन स्लोपिंग एरिया, मतलब आपके रूफिंग शीट का एरिया, बिकॉज रूफिंग शीट जो होती है हमेशा स्लोपिंग साइड पे होती है, तो उस स्लोपिंग साइड का आपको एरिया निकालना होता है, ठीक है। ये एरिया निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे पीडी कैसे निकालते हैं, बाद में इसके ऊपर जाएंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीडी का मीनिंग क्या होता है। पीडी का मीनिंग होता है डिजाइन विंड प्रेशर। बच्चों पीडी का मीनिंग क्या होता है, पीडी का मीनिंग होता है डिजाइन विंड प्रेशर, ठीक है। ये ध्यान में रख लो एक चीज। अब पीडी निकालते कैसे है, तो पीडी निकालने का फॉर्मूला होता है 0.6 इंटू वीजेड स्क्वायर। क्या होता है, 0.6 इंटू वीजेड स्क्वायर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा वीजेड क्या होता है, तो वीजेड का मीनिंग होता है डिजाइन विंड स्पीड। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है विंड लोड निकालने के लिए, विंड स्पीड, क्योंकि हर एरिया का, हर सिटी का, हर शहर का, हर स्टेट का, हर गांव का विंड स्पीड अलग अलग होता है। अमरावती का विंड स्पीड अलग होगा, नागपुर का अलग होगा, पुणे का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा। तो आपको किस लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन करने का है, आपको आपका स्ट्रक्चर किस जगह पे खड़ा करना है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके स्ट्रक्चर पे विंड स्पीड क्या आने वाली है। तो विंड स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विंड लोड निकालने के लिए। इसीलिए जो विंड प्रेशर होता है वो विंड स्पीड पे डिपेंड होता है। कौन सी विंड स्पीड, डिजाइन विंड स्पीड, क्योंकि जो विंड स्पीड हम लोगों को विंड डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है, या फिर आप लोगों को आईएस कोड के अंदर जो विंड स्पीड का टेबल दिखेगा, हर शहर का विंड स्पीड आईएस कोड के टेबल के अंदर दिया है। आपका जो आईएस कोड है 800 2007, इसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको विंड स्पीड या विंड लोड से रिलेटेड सारे भी टर्म्स ये आपको आईएस कोड में देखने के लिए, तो आपको ये आईएस कोड सर्च करना होगा। मैं जो बताया अभी 875 1987 पार्ट 3 जो है वो विंड लोड का है, ठीक है। यह आईएस कोड आप लोग गूगल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो आप लोग, उसके अंदर आप लोगों को हर शहर का विंड स्पीड क्या होता है ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो विंड स्पीड वो टेबल में दिया होता है वो होता है बेसिक विंड स्पीड। अपने को बेसिक नहीं होना, अपने को होना डिजाइन विंड स्पीड। तो बेसिक विंड स्पीड से हम डिजाइन विंड स्पीड कैसे निकालते हैं, तो बेसिक विंड स्पीड से डिजाइन विंड स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है k1 इंटू k2 इंटू k3 इंटू vb। ये vb को बोलते हैं हम लोग बेसिक विंड स्पीड। vb को क्या बोलते हैं, vb को बोलते हैं बेसिक विंड स्पीड। ये बेसिक विंड स्पीड पता होना जरूरी है, उसके ऊपर से आप लोग डिजाइन विंड स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक विंड स्पीड तो पता हो गया हम लोगों को, अब डिजाइन विंड स्पीड निकालना भी है। तो वो निकालने के लिए आप लोगों को तीन तरह के फैक्टर्स सामने आपके आ गए हैं। फॉर्मूले में तीन तरह के फैक्टर्स आपके सामने आ गए, k1 k2 और k3। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं, तो बच्चों k1 का जो मीनिंग होता है, k1 को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर या उसको बोलते हैं रिस्क कोएफिशिएंट फैक्टर। रिस्क कोएफिशिएंट बोलो या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलो, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये आपके स्ट्रक्चर का कितना साल तक आपका स्ट्रक्चर चलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू प्योरली डिपेंड करती है आपके स्ट्रक्चर के लाइफ स्पैन के ऊपर। ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है आपके स्ट्रक्चर के लाइफ स्पैन के ऊपर और बेसिक विंड स्पीड के ऊपर। बेसिक विंड स्पीड के ऊपर ये सारे भी जो फैक्टर्स है k1 k2 k3, ये सारे फैक्टर्स निकालने के लिए जो टेबल्स आईएस कोड में दिए हैं वो आप लोग सर्च कर सकते हो। आईएस 875 1987 का पार्ट 3 आप लोग नेक्स्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसके अंदर आप लोग ट्रसेस का जो पोर्शन है वो सर्च कर लो। उसमें आप लोग सारे फैक्टर्स कैसे निकालते हो उसके टेबल्स दिए हुए, ठीक है। तो ये आप लोग सर्च कर सकते हो बच्चों।
अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग वो आईएस को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इतना आपको मैं थोड़ी सुविधा दे दूंगा, ठीक है। तो केवल का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी और रिस्क फैक्टर, जिसकी वैल्यू काय पे डिपेंड होती है, लाइफ स्पैन ऑफ स्ट्रक्चर के और बेसिक विंड स्पीड पे। लेकिन अगर आपको इतना झंझट नहीं करना है, निकालते नहीं बैठना है, डिजाइन करते वक्त आप लोगों को निकालना नहीं है, तो इन जनरल हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हर स्ट्रक्चर का लाइफ कम से कम 50 साल तो चलेगा ही चलेगा। जो भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मिनिमम 50 इयर्स चलता ही है। अगर आपका स्ट्रक्चर कम से कम 50 साल तक टिकाऊ रहता है तो हम K1 की वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं 1। तो इन जनरल K1 जो होता है 1 होता है फॉर 50 इयर्स ऑफ लाइफ स्पैन। अगर आप 50 साल का लाइफ स्पैन कंसीडर करके चल रहे हो तो आप लोग K1 = 1 अज्यूम कर सकते हैं, और बेसिक विंड स्पीड उसमें 42 या 44 मीटर पर सेकंड हम लोग यूज करते हैं। तो नॉर्मली नागपुर मुंबई की स्पीड यही है 42 टू 44 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद में K1 हो गया। अब देखते हैं K2 कैसे निकालना होता है। K2 निकालने के लिए कौन से फैक्टर हमने कंसीडर करने होते हैं, तो K2 को बोलते हैं हम लोग टेरेन कैटेगरी फैक्टर। टेरेन कैटेगरी फैक्टर, तो किस टेरेन क्लास में, टेरेन के कौन सी क्लास में हमें कंस्ट्रक्शन करना है या हमारे स्ट्रक्चर का हाइट क्या होने वाला है, उस पर डिपेंड करता है K2 का वैल्यू। नॉर्मली टेरेन के 3 कैटेगरी है, एक है क्लास ए, एक है क्लास बी और एक है क्लास सी। अब ये आप लोगों को आईएस कोड में इसका टेबल मिल जाएगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, 3 आपको टेरेन कैटेगरी मिल जाएंगे। अब आपको कौन सी क्लास में जाने का है, आपको कौन से क्लास के टेबल में से वैल्यूज उठानी है, ये काय पे डिपेंड करता, ये डिपेंड करता आपके स्ट्रक्चर के हाइट के ऊपर। अगर आपके स्ट्रक्चर का हाइट 20 मीटर से छोटा है तो आप क्लास ए का टेबल रेफर करो। अगर आपके स्ट्रक्चर का हाइट 20 मीटर से लेकर तो 50 मीटर तक के है तो आप क्लास बी का रेफर करो। और अगर आपका हाइट 50 मीटर से भी ज्यादा है स्ट्रक्चर का हाइट तो आप क्लास सी की तरफ जाओ, ठीक है। तो ये आप लोग इजीली पहचान सकते हैं। एक बार आप आईएस कोड के थ्रू जाओ, आप आईएस कोड को लेके बैठो, गो थ्रू इट, तो आपको समझ जाएगा कि ये कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। और जो एक मैंने देखा है कि हमारा स्ट्रक्चर का हाइट नॉर्मली तो 20 मीटर से छोटा होता है या 20 से 50 के बीच में होता है। तो इन सब एनालिसिस के बाद में मैंने ये पाया है कि K2 की वैल्यू नॉर्मली 0.88 से लेके तो 0.91 के बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलती है, ठीक है। जब भी बच्चों आप डिजाइन करोगे, आपके करिकुलम के लिए अगर आप डिजाइन कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट के लिए आपका सब्जेक्ट होगा फाइनल ईयर का, उसमें आप ट्रस्ट का डिजाइन कर रहे हो, तो आप बिंदास K2 को इन दो रेंज के अंदर अज्यूम, इसमें से कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो तो आपका वैल्यू करेक्ट ही आएगा, ठीक है। आपकी हाइट कुछ भी रहो, इन रेंज में से आपने अज्यूम किया तो आपका आंसर बराबर ही होगा। केवल को आप 1 अज्यूम करके चलते हो तो आपको कोई रॉन्ग नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये एक अजम्पशंस है जिसका एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उन सारे आईएसओ के टेबल्स का एनालिसिस करने के बाद में मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि K2 की वैल्यू इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं K3 क्या होता है। तो K3 को बोलते हैं हम लोग टोपोग्राफी फैक्टर। K3 को बोलते हैं हम लोग टोपोग्राफी फैक्टर। तो K3 का जो वैल्यू है वो एकदम सिंपल है। अगर आप एक प्लेन सरफेस पे वर्क कर रहे हो, अगर आप एक प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है बिल्कुल, वहां पे आपने आपका स्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो K3 की वैल्यू बिंदास क्या होती है 1, जिसमें नॉर्मली थीटा 3 डिग्री से कम होता है। प्लेन सरफेस किसको बोलता हूं मैं, जिसमें थीटा मतलब जो सरफेस का स्लोप है वो अगर 3 डिग्री से कम है तो उसे हम लोग प्लेन सरफेस अज्यूम कर सकते हैं और K3 को हम लोग 1 बोल सकते हैं। अगर आपका सरफेस थोड़ा अनइवन है या थोड़ा हिली है, ऐसा मतलब जहां आपके सरफेस का स्लोप 3 डिग्री से बड़ा है तो K3 की वैल्यू आपको अज्यूम करना पड़ेगा 1 से लेके तो 1.36 के बीच में। 1 से लेके तो 1.36 के बीच में आप लोग वैल्यू अज्यूम कर सकते हो K3 की, अगर आपके सरफेस का स्लोप 3 डिग्री से ज्यादा है तो, ठीक है। तो ये आपको मैंने एकदम डिटेल में सारे जो फैक्टर्स है जिसे हम लोग डिजाइन स्पीड निकाल सकते हैं वो बता दिया, ठीक है। तो अब हम ना पीडी डिस्कस कर, पीडी कैसे निकालना, बीजेड कैसे निकालना, K1 K2 K3 कैसे निकालना, ये डिस्कस कर लिया हमने। अब हम लोग आएंगे कि ये जो दो फैक्टर हमने देखे थे CPE और CPI, ये क्या होते हैं और इसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोगों को आईएस कोड के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे टेबल्स आपको IS 875 1987 पार्ट 3 के अंदर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो CPE का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले
सीपीई को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट, एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट, ठीक है। सीपी का मीनिंग क्या है? एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट, ये मीनिंग है सीपीई का। जो सीपीई की वैल्यू है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड है। एक तो आपके अल्फा पे, आपका जो ट्रस है उसका स्कोप कितना है, मतलब एंगल ऑफ ट्रस कितना है अल्फा, और दूसरा h बाय w के स्पैन पे। h मतलब आपके स्ट्रक्चर की हाइट और w मतलब आपके ट्रस का स्पैन, ठीक है। इन दो पैरामीटर पे सीपीई की वैल्यू डिपेंड है। एक तो अल्फा और दूसरा h बाय w का स्पैन, h बाय w का रेशियो, h बाय w ये रेशियो पे डिपेंड है, ठीक है। ये रेशियो पे, ये रेशियो की वैल्यू क्या आती है इसके ऊपर डिपेंड कर, इस पे डिपेंड है कि आप कौन से टेबल को सर्च करोगे और उस टेबल की वैल्यू से आप लोग अपने सीपीई को निकालोगे, ठीक है। इसमें कभी भी आपको इंटरपोलेशन करने का काम पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली जो विंड होती है वो विंड हमारे स्ट्रक्चर पे दो तरीके से एक्ट करती है। विंड एक्ट्स एट 0 डिग्री, विंड ऐसे भी आती है हॉरिजॉन्टली। अगर आपके सरफेस पे विंड हॉरिजॉन्टली आ रही तो उसका एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री। और अगर आपके सरफेस पे विंड वर्टिकली आ रही, परपेंडिकुलर आ रही, तो उसका एंगल रहेगा 90 डिग्री का। तो विंड इन दो तरीके से हमारे स्ट्रक्चर पर अटैक कर सकती है, एट 0 डिग्री आल्सो एंड एट 90 डिग्री आल्सो। तो इन दोनों एंगल के लिए आपको सीपीई और सीपीआई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो सीपीई की वैल्यू जो होती है वो इन दो पैरामीटर पे डिपेंड है। नॉर्मली कोई भी जेईई एग्जाम के अंदर आपको ये पूछने वाला नहीं है कि सीपीई को किस तरह से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आईएस कोड की K1 K2 K3 कैसे निकालते हैं, पूछना नहीं है। तो जो जेईई एग्जाम्स के यहाँ पे डब्ल्यूआरडी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, एसएससी के लिए जितना काम आने वाली चीज है वो सब आपको मैं इस लेक्चर के अंदर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको डिजाइन करना होगा करिकुलम के लिए तो उसके लिए आपको एक न्यूमेरिकल देना पड़ेगा, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में अब देखते हैं सीपीआई किस तरह से निकालना। सीपीआई की जो वैल्यू है उसे बोलते हैं हम लोग इंटरनल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट। इंटरनली भी विंड अटैक करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इंटरनल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट जो होता है बच्चों, वो निकालने के लिए आप लोगों को देखना होगा कि आपके ट्रस और उसको जो सपोर्ट दे रहे वॉल्स उनके बीच में गैप कितना है। जैसा ये सपोज अपना ट्रस है और ऐसी वॉल रहती है, ठीक है, ऐसी वॉल होती है, तो यहाँ थोड़ा सा ओपनिंग होता है। ये ओपनिंग में से इंटरनली विंड आपके स्ट्रक्चर पर अटैक कर सकता है। तो ये जो वॉल, इसको बोलते हैं हम लोग वॉल ओपनिंग। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग वॉल ओपनिंग। तो ये वॉल ओपनिंग का परसेंटेज कितना है उस पर डिपेंड है सीपीआई की वैल्यू से। अगर ये वॉल ओपनिंग लेस देन 5% है तो सीपीआई होता है प्लस माइनस 0.2। अगर ये वॉल ओपनिंग 5% से लेके तो 20% तक के है तो ये होता है प्लस माइनस 0.5। अगर ये वॉल ओपनिंग 20% से ज्यादा है तो ये होता है प्लस माइनस 0.7, ठीक है। तो इंटरनल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट डिपेंड होता है वॉल ओपनिंग के ऊपर, और इस तरह से वॉल ओपनिंग के लिए इस तरह के सीपीआई की वैल्यू होती है। सीपीआई की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में हम लोग मेजर करते हैं। सीपीआई को मेजर करने का तरीका ही वो है प्लस माइनस 0.2, प्लस माइनस 0.5, प्लस माइनस 0.7। ये क्वेश्चन बहुत बार अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इतने परसेंट वॉल ओपनिंग के लिए सीपीआई कितना कितना होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आए हैं, और इसके अंदर K1 K2 K3 वैल्यूज क्या होती है इसके क्वेश्चंस पूछे हुए। ट्रस का सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं उसके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्रस का लाइन लोड कैसे निकालते हैं उसके क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर अल्फा 10 डिग्री से छोटा है तो लाइन लोड कितना आने वाला है इसको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सारे जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इस पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो भी अपन अपने YouTube चैनल पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से पूछा है हर टॉपिक के ऊपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो अपन अपने चैनल पे अपलोड कर ही रहे, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तक अपने बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन के ऊपर किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम पूछे हुए वो अपलोड कर दिए। अब जल्दी हम लोग जो कंप्रेशन मेंबर्स है उसके ऊपर किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हुए वो अपलोड कर देंगे, उसके ऊपर ट्रस्ट का अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ मतलब थ्योरी क्लास के साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे अपने चैनल पे। तो अपने चैनल से जुड़े रहो, बिल्कुल भी कोई भागो मत इधर उधर, और मैक्सिमम लोगों तक चैनल की लिंक को शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो, और वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, ठीक है। तो ट्रस्ट से रिलेटेड हमारे सारे टर्म्स अब पता खत्म हो चुके हैं। ट्रस्ट के जो लेक्चर्स थे 2 लेक्चर में ट्रस्ट को पूरा खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बीम्स और कॉलम के बारे में, बीम के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में हम पढ़ेंगे प्लेट गर्डर्स के बारे में, ठीक है।
तो आने वाले 2 से 3 लेक्चर में अपना डीएसएस का पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे आरसीसी का पोर्शन। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।